Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 असेसमेंट ऑफ द पेडियाट्रिक क्लाइंट इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उसको विज़िट कर लें. आज हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन. हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि पेडियाट्रिक क्लाइंट्स क्या होते हैं, पेडियाट्रिक क्लाइंट्स की असेसमेंट के लिए क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और जब पेडियाट्रिक क्लाइंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. फिर हमने एबगर स्कोर ये स्केल डिस्कस किया था, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी. आज हम देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन कि जब हमारे पास एक पेडियाट्रिक क्लाइंट आएगा तो हम उसमें जो एग्ज़ामिनेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे उसमें इंस्पेक्शन में क्या करेंगे. इंस्पेक्शन ऑफ द स्किन में आपने स्किन को ऑब्ज़र्व करना है. अब क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है? यू हैव टू ऑब्ज़र्व द स्किन कलर, टेम्परेचर, टेक्सचर एंड मॉइस्टनेस. यहाँ पर बताया गया नर्सिंग प्रैक्टिस. द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन और वेट लॉस कॉज्ड बाय द डिहाइड्रेशन can be estimated from the time it takes tended skin to return to its natural contour. अब इसमें यह बताया गया है कि आप डिहाइड्रेशन को असेस कर सकते हैं किस तरीके से, स्किन की टर्जिडिटी को चेक करके. अब स्किन की टर्जिडिटी आप किस तरीके से चेक करते हैं कि आप इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज़ करते हैं और स्किन को पिंच करते हैं. नीचे ये दिया गया कि वेट लॉस फ्रॉम द डिहाइड्रेशन और टाइम टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल, कि कितने परसेंट वेट लॉस और कितने परसेंट टाइम में रिटर्न हो तो वो नॉर्मल है. ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन कितनी है. 5% जो अगर वेट लॉस हो और नॉर्मल रिटर्न जब आप पिंच करेंगे स्किन को वो लेस देन 2 सेकेंड्स हो तो इट मीन्स कि ये माइल्ड सी डिहाइड्रेशन है. 5 to 8% लॉस हो और रिटर्न 2 to 3 सेकेंड्स में हो तो इट मीन्स कि ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन है. 9 to 10% वेट लॉस फ्रॉम डिहाइड्रेशन हो और नॉर्मल रिटर्न जो है वो 3 to 4 सेकेंड्स हो तो इट मीन्स इट इज़ अ सीवियर डिहाइड्रेशन. और अगर 10% से ज़्यादा का वेट लॉस है, ठीक है, और नॉर्मल रिटर्न जो है वो 4 सेकेंड से ज़्यादा का है तो इट मीन्स कि ये वेरी सीवियर कंडीशन है डिहाइड्रेशन की. और फिर डिहाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए आप पेशेंट को फ्लूइड लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कलर वेरिएशंस ऑफ द स्किन, कि अब स्किन को जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो स्किन की डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस को शो कर रहे होते हैं. अब आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है? पहला है प्लिथोरा. फ्लश्ड रेड अपीयरेंस में इंडिकेट पॉलीसीथीमिया. अब ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन बिल्कुल जैसे ब्लश ऑन लगाया होता है ना, बिल्कुल रेडिश होती है, वैसी रेडिश अपीयरेंस, चेरी लाइक अपीयरेंस दे रही होती है. क्यों किस कंडीशन में ये होता है? पॉलीसीथीमिया कंडीशन में. और ये तब होता है कि जब आपके ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और आरबीसीज इंक्रीज़ हो जाते हैं. पॉलीसीथीमिया इसी कंडीशन को कहते हैं कि इंक्रीज़ इन रेड ब्लड सेल्स काउंट. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी स्किन की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाती है. फिर हमारे पास आ जाए पेलर. ये भी एक कलर वेरिएशन है स्किन का, कि इसके अंदर पेल अपीयरेंस होती है स्किन की, कि मतलब आपकी स्किन ऐसे लगती है कि येलोइश कलर होता है उसका, पेल कलर होता है. में इंडिकेट एनीमिया, ये एनीमिया को भी इंडिकेट करता है और कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कार्डियक स्टेटस और कुछ कार्डियक डिसऑर्डर्स को भी ये शो कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंडस. येलो अपीयरेंस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा में इंडिकेट हाइपर बिलिरुबिनिया. अब जॉइंडस में क्या होता है कि इसमें भी येलो अपीयरेंस होती है आपकी स्किन की, तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कि दिस पेशेंट और अ क्लाइंट माइट बी हैव अ जॉइंडस. ठीक है, इसको आप स्क्लेरा ऑफ द आइज से भी चेक कर सकते हैं. ये हाइपर बिलिरुबिनिया की वजह से होता है कि बिलिरुबिन का लेवल जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी जॉइंडिस कॉज होता है. नेक्स्ट है प्राइमरी स्किन लेजन्स एसोसिएटेड कंडीशंस. यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं. मैक्यूल, पैच, पैप्यूल, नोड्यूल, ट्यूमर, वेसिकल. इसकी डायग्राम्स, डायमीटर आपने मतलब याद रखने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और
इनकी एग्जांपल्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूल की क्या डायमीटर है, इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट्यूल, ब्यूला एंड व्हील, इसको भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द हेड। अब हेड के लिए हम क्या इंस्पेक्शन करेंगे कि ऑब्ज़र्व कलर एंड शेप ऑफ द हेड, कि आपने हेड की शेप को भी ऑब्ज़र्व करना है और उसके कलर को भी ऑब्ज़र्व करना है। अब मेजर द हेड सर्कमफेरेंस, हम हेड के सर्कमफेरेंस को भी मेजर करेंगे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मल जो सर्कमफेरेंस होता है बेबी का वो 33 टू 35.5 सेंटीमीटर होता है। चेक हेड फॉर एनी लेजन, आपने चेक करना है कि हेड के अंदर ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल सिफेलोहीमेटोमा, इसमें क्या होता है सिफेलोहीमेटोमा में, कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी के स्कैल्प के ऊपर ब्लड की कलेक्शन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हीमोटोमा बन जाता है, इसको सिफेलोहीमेटोमा कहते हैं। मोल्डिंग हमारे पास क्या होता है कि शेपिंग बेबी हेड, के नॉर्मल जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उस पर बर्थ कैनाल में प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से आपके हेड की शेप मोल्ड होती है, इसको कहते हैं मोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेट। ये कैपेट एक सॉफ्ट स्वेलिंग होती है बेबी हेड के ऊपर, इसको कैपेट कहते हैं। हाइड्रोस्फेलिस, हाइड्रोस्फेलिस ऐसी कंडीशन है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब इसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है ये ब्रेन के अंदर, तो ये हेड को इनलार्ज कर देता है, उसका साइज़ बड़ा कर देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोस्पेलस। फिर आपने चेक करना है कि कोई बर्थ मार्क तो नहीं है, डिसकलर्ड एंड और रेस्ड स्किन, एनी आउटग्रोथ, क्या या हेड के ऊपर कोई आउटग्रोथ तो नहीं बनी हुई, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। चेक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, चेक सिमेट्री, पल्पेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटालिस, ठीक है, आपने फ्रंट और बैक साइड ऑफ द हेड को भी प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है हेड सर्कमफेरेंस। अब आपने हेड सर्कमफेरेंस क्या क्या है, किस तरीके से मेजर करना है। मेजर अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हेड इन सेंटीमीटर। अब हेड सर्कमफेरेंस क्या है कि हेड की जो वाइडेस्ट पार्ट है इसकी मेजरमेंट हम करते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर, कि हेड कितने सेंटीमीटर है। दिस शुड बी अबव द आईब्रोज एंड ईयर्स। ये जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये आईब्रोज और ईयर्स के ऊपर जो फ्रंट पार्ट है ना, वाइडेस्ट पार्ट, यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। जनरली न्यू बॉर्न हेड measure is approximately 33 to 35.5 centimeter. Generally, a newborn head is about a half the baby's body length in centimeter plus 10 centimeter. कि जनरली जो बच्चे का हेड होता है वो उसकी बॉडी का जो बॉडी की जो टोटल लेंथ होती है उसका हाफ कर दो, ठीक है, सेंटीमीटर में लेंथ, उसको हाफ करो और उसमें 10 सेंटीमीटर प्लस कर दो, इतना जनरली एक बेबी का हेड होता है, ठीक है। अब दो कंडीशन बताई गई हैं, माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। माइक्रोसिफेली एक ऐसी कंडीशन है, एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ द हेड, ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका हेड का साइज़ बिल्कुल छोटू सा होता है, छोटा सा, ठीक है। जनरली ड्यू टू पुअर ब्रेन ग्रोथ, ये किस वजह से होता है कि आपके ब्रेन की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई होती। इट कैन बी आइसोलेटेड फाइंडिंग और इट मे बी एसोसिएटेड विद अ जेनेटिक सिंड्रोम और कंजेंटाइनल इन्फेक्शन। ये किस वजह से हो सकता है कि ये जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है और किसी कंजेंटाइनल बाय बर्थ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब मैक्रोसिफेली क्या होता है, एक्सेसिव हेड साइज़, कि इसमें आपके हेड का साइज़ बड़ा हो जाता है, मे बी एसोसिएटेड विद द हाइड्रोस्पेलिस, हाइड्रोस्पेलिस कंडीशन की वजह से भी बड़ा हो सकता है कि आपके हेड में ब्रेन में सीएसएफ की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हुई है, और डॉर्फिज्म की वजह से भी हो सकता है। अब नीचे ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हेड के ऊपर डिफरेंट सुचर्स हैं, ठीक है, सेजिटल सुचर, लेम्ब्लॉइड सुचर
और कोरोनल सुचर, एंटीरियर फ्रंटाले एंड पोस्टीरियर फ्रंटाले। अब ये क्या है? सुचर्स आर द सेपरेशंस बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल दैट हैव नॉट येट जॉइंड। सुचर्स आपकी ब्रेन के अंदर स्कल के अंदर सेपरेशंस होती हैं, ठीक है, ब्रेन नॉट ब्रेन, स्कल, स्कल के अंदर सेपरेशन होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं उनके दरमियान, जब तक वो जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है। द फॉन्टेलेस आर फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सुचर्स। ये जो फॉन्टेलेस है ये टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होते हैं। ये कब बनते हैं? कि जब दो सुचर्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, उस जगह पे होते हैं, ठीक है, वेयर द बोन्स हैज़ नॉट येट फॉर्म्ड, और वहाँ पर उस टाइम तक बोन्स भी नहीं बनी होती। फॉन्टेलेस आर कवर्ड बाय द टफ मेम्ब्रेनस टिश्यू दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब ये फॉन्टेलेस आपकी टफ मेम्ब्रेन टिश्यू से मिलके बने होते हैं जो ब्रेन को कवर करते हैं। द पोस्टीरियर फॉन्टेले क्लोजेस बिटवीन 2 to 3 months and the anterior frontale and the sutures are palpable up to the 18 months। आपको पता है कि ये जो फॉन्टेलेस हैं ये 2 होती हैं, ठीक है, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है ना, ये डायमंड शेप होता है और फ्रंट ऑफ हेड पे होता है, और इस दर बताया भी गया है कि ये 18 मंथ तक क्लोज हो जाता है। जबकि जो पोस्टीरियर होता है ये बैक ऑफ द हेड पे होता है, ट्राइंगल शेप होता है, और 2 to 3 months के अंदर ये क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? पल्पेट ऑफ फॉन्टेलेस, द सॉफ्ट स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ बेबी हेड। ये फॉन्टेलेस बेबी के हेड के ऊपर एक सॉफ्ट सा स्पॉट होता है, ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक ये सॉफ्ट सा स्पॉट है और एक ये पीछे सॉफ्ट सा स्पॉट है, ठीक है। जो फ्रंट पे है इसको कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेले, और ये जो बैक पे है इसको कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेले, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रंट वाला होता है एंटीरियर, ये डायमंड शेप होता है, आप इसकी शेप से भी देख सकते हैं, और जो पोस्टीरियर है ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ मेजरमेंट। अब हम बेबी की लेंथ किस तरीके से मेजर करेंगे? द चाइल्ड मस्ट बी लाई फ्लैट एंड बी स्ट्रेटेंड आउट टू फुल लेंथ। कि अब जिस तरीके से इस पिक्चर में बच्चा बिल्कुल फ्लैट लेटा हुआ है और उसको बिल्कुल स्ट्रेच करके स्ट्रेट करना है, ठीक है, उसकी टांगें भी स्ट्रेट करनी है, जैसे इस पिक्चर में आपको बताई गई है। लेंथ शुड बी मेजर फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू द बॉटम ऑफ फीट। यहाँ टॉप ऑफ हेड से लेके बॉटम ऑफ फीट तक आपने बेबी की लेंथ को चेक करना है। नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न इज़ 44 to 55 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल लेंथ आप MCQs के लिए याद रख लें। अब क्या है कि इंस्पेक्शन ऑफ आइज़। इंस्पेक्शन ऑफ आइज़ के अंदर आपने क्या चीज़ें चेक करनी है? ऑब्ज़र्व द साइज़ एंड सिमेट्री ऑफ आइज़। आपने आइज़ की साइज़ और सिमेट्री को चेक करना है। चेक द कलर ऑफ आइज़, ऑब्ज़र्व आई फॉर एनी डिस्चार्ज और एनी एबनॉर्मेलिटी। आपने आइज़ को चेक करना है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ठीक है। चेक डॉल आई रिफ्लेक्स एंड ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। आपने आइज़ के 2 रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, एक है डॉल आई रिफ्लेक्स और एक है ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहला जो रिफ्लेक्स है वो है डॉल आई रिफ्लेक्स। ये बिल्कुल डॉल की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो क्लाइंट है उसके हेड को टर्न करते हैं राइट साइड पे, और उसकी आई की जो मूवमेंट होगी वो लेफ़्ट साइड पे होगी, और जब हेड को लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो उसकी आइज़ की मूवमेंट राइट साइड पे होगी, जिस तरह से एक डॉल के अंदर होता है। जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ें, टर्न हेड स्लोली टू राइट और लेफ़्ट वॉचिंग पोजीशन ऑफ द आइज़, कि आपने बेबी के हेड को या पेशेंट के हेड को राइट और लेफ़्ट साइड पे टर्न करवाना है और आइज़ की मूवमेंट को देखना है। द आई विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। नॉर्मली द आइज़ डू नॉट मूव विद द हेड बियॉन्ड 3 months ऑफ एज। आपने आइज़ की मूवमेंट को चेक करना है कि आप डायरेक्शन, आप जब क्या होता है कि राइट साइड पे मूव करवाते हैं, टर्न करते हैं हेड को, तो आइज़ की मूवमेंट लेफ़्ट साइड पे होती है। जब आप लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो आइज़ की मूवमेंट राइट साइड पे होती है, ठीक है, इस तरीके से।
तो इससे इसको डॉल्स आई रिफ्लेक्स को ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ऑक्यूलो का मतलब होता है आई, सिफेलिक का मतलब होता है ब्रेन, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिस्पॉन्स। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप चेक करते हैं कि आई और ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जब पेशेंट की ब्रेन डेथ हो जाती है ना, तो तब आप उसकी जिस साइड पे हेड को टर्न करेंगे, आइज़ ऑटोमेटिकली उस साइड पे मूव कर जाएंगी। ठीक है, अगर राइट साइड पे टर्न किया तो आइज़ राइट साइड पे मूव कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन के अंदर जो मिडल पोर्शन है ना, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पोन्स, वहाँ से क्रेनियल नर्व्स को सिग्नल सेंड नहीं हो रहे कि आपने आइज़ की मूवमेंट कहाँ पे करवानी है। तो इस वजह से आपकी ब्रेन और आइज़ की कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम डॉल्स आई रिफ्लेक्स करते हैं। सेकंड रिफ्लेक्स है वो है ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि अ शार्प टैप ऑन द ग्लैबुला प्रोड्यूस मोमेंट्री टाइट क्लोजर ऑफ द आइज़। कि इसमें आप जो छोटा बेबी है उसके फोरहेड, जिसको ग्लैबुला कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे टाइट आप उसको टैप करेंगे और बच्चा जो होगा वो एकदम से अपनी आइज़ को ब्लिंक करेगा। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स है इसको कहते हैं ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स के अंदर आप इंस्पेक्शन क्या करेंगे? चेक कलर ऑफ ईयर्स एंड कंपेयर विद द बॉडी कलर। कि आपने ईयर के कलर्स को चेक करना है और उसको बॉडी के कलर के साथ कंपेयर करना है कि क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। चेक शेप एंड सिमेट्री ऑफ द ईयर। आपने ईयर की सिमेट्री और शेप को भी चेक करना है कि माइक्रोटिया या मैक्रोकिया। अब माइक्रोटिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ईयर्स का साइज़ नॉर्मल से छोटा होता है, और मैक्रोकिया ईयर्स का साइज़ नॉर्मल से बड़ा होता है। तो आपने इसीलिए उसकी शेप को भी इंस्पेक्ट करना है। चेक एनी डिस्चार्ज, कि कोई पस डिस्चार्ज, कोई ब्लडी डिस्चार्ज या बहुत ज़्यादा विक्सी डिस्चार्ज तो आपके ईयर्स से नहीं हो रहा। चेक स्ट्रैटल मोरो रिफ्लेक्स। तो आप ईयर्स के अंदर आप मोरो रिफ्लेक्स चेक करेंगे। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि द मोरो रिफ्लेक्स इज एन इनफर्टाइल स्टेराइटल रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज बाय द सडन एक्सटेंशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसमें बच्चा एकदम से अपने हाथों को और पाँव को, आर्म्स को, लेग्स को फ़ौरन से एक्सटेंड करते हैं। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सडन लाउड नॉइज और द सेंसेशन ऑफ फॉलिंग एंड इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अर्ली न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब छोटा बेबी होता है, आप उसके पास एकदम गुस्से से या ऊंची आवाज़ से कोई बात करते हैं, एकदम से वो डर जाता है और उस रिफ्लेक्स में वो क्या करते हैं, अपने हाथों को और पाँव को एकदम एक्सटेंड करता है। ये या तो आप ऊंची आवाज़ में बात करें तब रिफ्लेक्स होता है, या फिर आप उस बच्चे को फील हो सेंसेशन ऑफ फॉलिंग, उसको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ, तो एकदम से उसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, यूजुअली डायमेंशिंग बाय द 3 मंथ्स ऑफ एज, और 3 मंथ्स ऑफ एज तक ये डायमेंश्ड होता है। एलिकेटेड बाय raising of head of a spine infant approximately 30 degree from the cord and suddenly dropping it to the level surface while supporting it with the examiner head to avoid impact। इसमें क्या होता है कि आप बेबी को स्पाइन में रख के, सुपाइन पोजीशन में उसके हेड को और स्पाइन को सपोर्ट करते हैं और 30 डिग्री तक उसके हेड को एलिवेट करके और एकदम से ड्रॉप करते हैं कि उसको फील हो, सेंसेशन ऑफ फॉलिंग फील हो। ठीक है, तो उससे आपको इसका रिफ्लेक्स फील हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बेबी किस तरीके से अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोज़। अब नोज़ में हम क्या इंस्पेक्शन करेंगे? ऑब्जर्व द शेप एंड कलर ऑफ द नोज़। यू हैव ऑल्सो इंस्पेक्ट द शेप एंड कलर ऑफ द नोज़। पल्पेट नेज़ल ब्रिज। आपने नेज़ल ब्रिज को पल्पेट करके चेक करना है। चेक पेटेंसी ऑफ द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स की पेटेंसी चेक करनी है कि क्या कोई नॉस्ट्रल ब्लॉक तो नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक साइड से नॉस्ट्रल को थंब के साथ ब्लॉक करेंगे और दूसरी साइड से या तो उसको कोई डिफरेंट एरोमा
चेक करवाएंगे या फिर आप उसको कहेंगे कि आपने इनहेल करके चेक करो, ठीक है, कि एयर अंदर जा रही है या नहीं। इसी तरीके से दूसरे साइड से नॉस्ट्रल को चेक करेंगे तो आपको नॉस्ट्रल्स की पेटेंसी चेक करेगी कि क्या नॉस्ट्रल्स ब्लॉक तो नहीं है। चेक द नेज़ल स्प्यूटम, आप नेज़ल स्प्यूटम को चेक करेंगे। चेक द नॉस्ट्रल्स फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज, और ये देखेंगे कि आपके नोज से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक और रिफ्लेक्सेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।